नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा समास के बारे में, इसकी परिभाषा, इसके पदों के बारे में, इनके भेदों के बारे में। पहले हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को या संयोग को समास कहते हैं। उसके बाद में बताया था कि समास के अंदर दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। किसी समास के अंदर पहला पद प्रदान होता है तो किसी में दूसरा पद प्रदान होता है, किसी में अन्य पद प्रदान होता है। इस प्रकार से उन समासों की विशेषता होती है। विभक्ति चिन्ह का अगर लुप्त होता है वो समास विग्रह हो जाता है। फिर समास के अंदर हमने 6 भेद बताए थे, जिसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास। इन समासों की अलग अलग विशेषता हैं, अलग अलग परिभाषा है, यही परीक्षा में पूछी जाती है। जिसमें हमने 3 समास पढ़ लिए थे, जिसमें अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है और द्विगु समास है। अव्ययभाव में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर पहला पद उपसर्ग या फिर अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है न व्यय होने वाला, वचन है, लिंग है, वचन के अनुसार ये बदलता नहीं है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरा हमने भेद पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर हमने पढ़ा था जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा जो पद होता है वो समूह का बोध करवाता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। उसके बाद में हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने बताया था कि दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, दोनों ही विपरीत प्राय विलोम शब्द की तरह नजर आते हैं। इसका विग्रह करते समय और, या, अथवा, एवं इसका प्रयोग करते हैं। ये 3 समास हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है नेक्स्ट जो समास है, एक तो है कर्मधारय समास और दूसरा है बहुव्रीहि समास। इनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो इनकी परिभाषा मैंने लिखी है, इनके उदाहरण लिखे हैं, तो आप एक बार समझोगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब देखो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य, विशेषण यानी विशेषता और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काली गाय, तो काली यहाँ पे क्या है, विशेषण, और गाय यहाँ पे क्या है, विशेष्य। दूसरा होता है उपमान और उपमेय। उपमान जो होता है यहाँ पे प्रस्तुत होता है, दिया हुआ होता है, और उपमेय यहाँ पे प्रस्तुत नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मुख चंद्र, तो उपमान तो हो गया मुख, मुख यहाँ पे है, और उपमेय यानी जो अप्रस्तुत यानी चंद्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की गई है। तो तुलना करने के अर्थ में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर जब भी शब्द आएगा वो विशेषता लिए हुए आएगा, ऐसा शब्द आएगा जैसे आपको पता चलेगा कि विशेषता। जैसे यहाँ पे देखो महान, महापुरुष, अब यहाँ पे उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं जो महान है, तो महान है जो पुरुष, ये इसका विग्रह हो गया। तो ये तो इसका विग्रह होता है और ये समासिक पद होता है, ये पद कहलाता है। तो महान है जो पुरुष, इसका विग्रह हो गया। उसके बाद में महात्मा, महान है जो आत्मा, ये इसका विग्रह हो गया। इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि महापुरुष में कौन सा समास है, इसका विग्रह करें और इसकी परिभाषा लिखें। तो परिभाषा आप इस प्रकार से लिखोगे कि इस समास में पहला पद विशेषण, विशेष्य और उपमान अथवा उपमेय से संबंध होता है। फिर है श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत यानी सफेद। तो ये यहाँ तक तो आप लिख दोगे विशेषण से संबंधित है ये सारे, ठीक है। और यहाँ से है ये उपमान से संबंधित, उपमान और उपमेय। तो उपमान में देखो यहाँ पे मुख चंद्र यानी चंद्रमा रूपी मुख के बारे में बताया गया है। विद्या यहाँ पे है विद्या रूपी धन के बारे में, तो ये इनका विग्रह हो गया। तो विद्या यहाँ पे उपमान है और धन यहाँ पे उपमेय है। तो जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध बताया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है, जितने ही भगवानों के नाम होते हैं इसमें होते हैं, और दूसरा इसमें न तो पहला पद प्रदान होता है न ही दूसरा पद प्रदान होता है, तीसरा ही कोई अन्य अर्थ बताता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद दोनों ही गौण होते हैं, यानी दोनों ही किसी काम के नहीं होते, ना तो पहला पद प्रदान होता है न ही दूसरा पद प्रदान होता है, अन्य ही प्रदान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कई अन्य नहीं, शाब्दिक अर्थ यानी जो कहना चाहता है उसके अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा ही अर्थ देता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास।
जिसमें इनके उदाहरण हैं घन, श्याम, ठीक है ना। अब घन यानी बादल, श्याम यानी काला, तो बादल जैसा काला था, तो एक तीसरा अर्थ क्या हुआ, कृष्ण हो गया। तो घन यानी काला, नहीं, घन यानी बादल और श्याम यानी काला, तो बादल जैसा काला था, ये किसके लिए हो गया, कृष्ण के लिए। तो ना तो इसमें पहला पद प्रदान हुआ, न ही दूसरा हुआ, तीसरा ही कोई अर्थ प्रदान करे उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। फिर है दशानन। अब देखो यहाँ पे पहला पद है, संख्यावाची है, तो आपके दिमाग में आता है कि ये द्विगु समास हो सकता है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ होता है कि आनन, आनन का मतलब होता है सिर, और दस यानी 10, 10 आनन है, जिसके अर्थात किस तीसरा अर्थ है रावण के। तो रावण के कितने सिर थे, 3। भले ही ये द्विगु समास का उदाहरण है कि पहला पद संख्यावाची है, लेकिन संख्यावाची होते हुए भी इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, कि जब तीसरा अर्थ निकलता है उस समय कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब 10 आनन, आनन यानी सिर किसके हैं, रावण के। फिर है गजानन, गज, गज यानी हाथी, आनन सिर, हाथी के समान सिर किसका है, गणेश का। तो गज के समान आनन वाला था गणेश, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। भले ही पहला पद संख्यावाची हो, लेकिन उसका तीसरा अर्थ जब निकलता है तो बहुव्रीहि में चला जाता है, नहीं अगर तीसरा अर्थ नहीं निकलता है तो द्विगु समास में चला जाता है। फिर देखो महावीर, तो महान है जो वीर, ये अब ये क्रमधार्य समास के अंदर भी आ जाता है कि उस वीर पुरुष की महानता बता रहे हैं, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है हनुमान के लिए, इस कारण से ये कर्मधारय समास होते हुए भी किसमें चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। इस प्रकार से हमने 5 समासों का अध्ययन कर लिया है। इनको अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे, परिभाषा सहित मैंने परिभाषा लिखा दी है, फिर बाद में इनके उदाहरण लिखवाए हैं। अगर आपको कहीं पर भी व्याकरण में इसके उदाहरण और भी मिल जाए तो आपको लिखने हैं। ये बहुव्रीहि समास है, इसकी भी ये परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है, और ये इनके उदाहरण है। कल हम जो एक लास्ट बच गया इसका भेद, तत्पुरुष समास, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।